हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रिय दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन किताब का फर्स्ट पार्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसके अंदर है प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान अध्ययन किताब कक्षा 9 पार्ट नंबर फर्स्ट भाग नंबर 2 राजस्थान राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान और प्रस्तर युग है वो हम आज लेकर आए हैं आपके सामने। राजस्थान की सभ्यताएं है उसके बारे में बताएंगे आपको। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित सामाजिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। मानव जाति का उद्भव कब और कैसे और कहाँ से हुआ, इसका लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों से नदियों अथवा उसके सहायक नदियों से किनारे से प्राप्त हुआ है। नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूणी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण काल युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेडस और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाण कालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इसके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। इस स्थानों पर जैसे कि अजमेर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, कोटा है, बूंदी है, टोंक है आदि स्थानों पर भी नवीन पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। नवीन पाषाण युग में कई हजारों वर्ष गुजरने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं की ज्ञान हुआ। कई हजार वर्ष गुजरने के बाद नवीन पाषाण युग का, उसके बाद है मानव को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातु के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु सामान्यतर में जब तांबा और पीतल लोहे आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया।
मानव के लिए अधिक सुगम हो गया। कृषि का मानव संपादन के लिए अधिक उपयोगी हो गया। कृषि और शिल्प आदि कार्यों की संपदा के लिए और धातु से बने उपकरणों से अपनी कार्य अच्छी तरह से करने लगे। धातु से जो औजार बन रहे थे उससे वो अपने जो कार्य थे वो जल्दी और अच्छी तरह से कर रहे थे। अब आती है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी द्वेषवती नदी के किनारे बसी हुई। यह सभ्यता स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या द्वेषवती नदी के तट पर बसा हुआ है तथा जो 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति की उपलब्धियों का प्रमाण है। कालीबंगा मुख्य रूप से नगर योजनाओं के 2 टीले प्राप्त हुए। नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। इससे पूर्व टीला नगर टीला है। इसमें पूर्वी टीला और नगर टीला है जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग टीले। पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला है। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्वी हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। पूर्व हड़प्पाकालीन में जो संसार में प्राचीनतम और पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियों तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था अंग थे। वर्तमान में ये घग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यह धार्मिक प्रमाण के रूप में अपने अग्नि देवी के साक्ष्य मिले हैं। यह धार्मिक प्रसार के रूप में है जो अग्नि देवी के साक्ष्य मिले। यह संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकासी के लिए लकड़ी ईंटों की नालियां बनी हुई मिली है। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ आर्थिक उन्नति के परिचायक है। आर्थिक उन्नति के लिए जो औजारों ताम्र से बने औजार है उपयोगी साबित हुए। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास तो हो गया जिसके कारण संभवतः सूखी नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। इसके ह्रास के कारण दुर्भाग्य ऐसी ह्रास हो गया जिसका कारण संभवतः सूखा नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। अब आया है आहट सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। आहट सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। आहट सभ्यता
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यहाँ सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध ये सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए राजस्थान अध्ययन किताब बहुत उपयोगी है। हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी हमारे साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और बहुत उपयोगी साबित होगी। ये ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ये ताम्रवती नगरी धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ये सभ्यता आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 8वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और इसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुली स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार यहाँ सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ सभ्यता में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार यहाँ सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रकाश डालती। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली। आहड़ सभ्यता के अंदर तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्रा भी मिली। इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी हजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड बागों तथा अन्य आसपास क्षेत्रों में प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों में प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों का आकार, उत्पादन एवं कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। अब अगली सभ्यता है बैराट। वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराट का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित बैराट है वो जयपुर जिले में है। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, महाभारत काल के अंदर जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है, यानी मिलता जुलता है। यह कि प्रांतविक पहाड़ियों के रूप में बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। जो यहाँ के प्रांतत्विक पहाड़ियों के रूप में बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, ये सभी जयपुर के अंदर है इत्यादि विख्यात है।
जो जयपुर के अंदर है। यह यहाँ की बिजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने यहाँ की बिजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। अशोक का भाब्रू शिलालेख है वो बिजक डूंगरी पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने खोजा। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, इसके अतिरिक्त यहाँ के बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रामकता महिरकुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआन सांग, चीनी यात्री कौन था? वेनसांग था, ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। चीनी यात्री युआन सांग ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में बेराट का भी उल्लेख किया है। अपने यात्रा में जो यात्रा की उसमें उसने युआन सांग ने अपनी बेराट का उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र, सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पाषाणकालीन में सभ्यता के केंद्र बागोर जो भीलवाड़ा के अंदर है उसके अंदर पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले ये पूछा जाए प्रश्न के अंदर तो आप बागोर को बता सकते हैं जो पशुपालन साक्ष्य मिले। ताम्र युगीन सभ्यता के दो वृहद समूह सरस्वती एवं बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। सभ्यता है गणेश्वर, खेतड़ी, दरिबा, ओझियनिया, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। सुनहरी, ईसवाल, जोधपुर, रेड इत्यादि स्थलों से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था और इसके अतिरिक्त सुनहरी, ईसवाल, जोधपुर, रेड इत्यादि स्थलों में लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। अंतः सरस्वती, द्वेषदत्ती, बनास, बेडस, आहार, लूनी इत्यादि नदियों का उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहार, बागोर, गिलूण, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीनतम वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती थी अपितु चित्रकला, भांड, शिल्प तथा धातु संबंधित तकनीकी कौशल से पश्चिमी एशियाई, इराक, अफ्रीका आदि देशों में प्राचीनतम सभ्यताओं से संपर्क में थी। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान अब आ गया है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय, राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना, गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की
तरह जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता महिरकुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूण को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकांश अधिकारी जो राजस्थानी कहलाए थे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। भारत के अंदर हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में 2री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियां आती रही। 2री सदी से 6ठी सदी तक विदेशी जातियां आती रही और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। उनमें कई मारे गए, कई यहाँ बस गए। जो चक या हूण यहाँ बचे रहे उनका यहाँ शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया। अंतोतगत्या 6ठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। राजपूतों की उत्पत्ति। अगला स्टेप है राजपूत जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे हम। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। राजपूतों की विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनके अग्निवंशीय बताया गया। उसके क्या बताया गया? अग्निवंशीय बताया गया। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। इसके अनुसार राजपूतों को 4 वंशीय प्रतिहार, परमार, सालुक्य और सुहान ऋषि वशिष्ठ के इस यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे। चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए। राजपूतों को 4 प्रमुख वर्ण बताए गए: प्रतिहार, परमार, सालुक्य, सुहान। ये कर्मश से हैं और ऋषि वशिष्ठ ने इस यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। इस कथानक का प्रसार 16वीं व 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। मुणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उनको और बढ़ावे के साथ लिखा, परंतु वास्तव
में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक हैं, ऐसा प्रतीत होता है। संदर्भदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ताओं से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वीसी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। गौरीशंकर हीरानंद ओझा तो राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों की प्रमाण दिए। इनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन शास्त्रियों के वंशज है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टांड ने राजपूतों को संक एवं सिथियन बताया। कर्नल जेम्स टांड ने है जो राजपूतों को संक व सिथियन बताया। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे उल्लेख किए हैं। ऐसा रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मगपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टांड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रूक ने भी इसी मत का समर्थन किया, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल टांड ने बताई, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की है, वरना उनकी सहायता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। अतः उनका कहना है कि शंख, कुषाण या हुणों की जिन रस्मों रिवाजों और परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टांड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। भारत में ये पहले से ही जो रीति रिवाज है पहले से ही प्रचलित थे। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है, मतलब गलत है। डॉक्टर डी आर भंडारकर राजपूतों को गुज्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हुणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। इनकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुज्जर और हुणों का वर्णन विदेशी के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और स्वान भी गुज्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया। राजौर अभिलेख में गुज्जर कहा गया। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने भी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है।
इसने माना भंडार करना। बिजुलिया शिलालेख के आधार पर उस राजपूतों को उसने ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। सुहानो वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। डॉक्टर ओझा और वेद ने भंडार कर की मान्यता को अस्वीकार करते हुए लिखा कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वर्णन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकालीन में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों के उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे, उनमें मेवाड़ गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सांभर के सोहान तथा आबू के परमार, आमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी राज प्रमुख थे। पहला है मेवाड़ के गुहिल। प्रथम और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है मेवाड़ के गुहिल। इस वंश का आदि पुरुष गुहिल माना। किसको माना? गुहिल को। मेवाड़ के गुहिलों का आदि पुरुष है, गुहिल को माना। इस कारण इस वंश में राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्हें स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशीय मानते हैं, विशुद्ध सूर्यवंशी। जबकि डॉक्टर R.D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। मेवाड़ के राजा है वो ब्राह्मण थे, D.R. भंडारकर के अनुसार। गुहिल के बाद मान्यता प्राप्त शासकों में बप्पा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा इसका नाम न होकर काल भोज की उपाधि थी। इसका नाम न होकर क्या थी? काल भोज की उपाधि थी। बप्पा का एक सोने का सिक्का भी मिला जो 115 क्रैन का था। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया भी था। अलर्ट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उन्हें हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये पहला विदेशी विवाह था। आलू रावल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये पहला विदेशी विवाह था। इसके समय में आहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया गया। आहाड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभ काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए गए। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना
सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अंधविश्वास मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरात कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युआन सांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिलोमोलो भीनमाल रखा। पिलोमोलो भीनमाल। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पिलोमोलो किसका नाम है? भीनमाल का। बाड़मेर बताया गया। पिलोमोलो भीनमाल यहाँ बाड़मेर बताया गया। मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की सभी शाखाओं का वर्णन यहाँ उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की सभी शाखाओं का उल्लेख किया। ये सभी शाखा वाला प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रतिहारों की शाखा की संख्या कितनी है? 26। यह इनमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। इसके में मंडोर के प्रतिहार वो प्रमुख थे। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था, जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना गया। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपराओं का निभाकर अपने उदात्त प्रेम और शौर्य के उज्ज्वल कृति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कनौज की गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक था। इसे ग्वालियर परिषदी में मलेशियों का नाशक कहा गया है। इसे वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। थर्ड स्टेप है आबू के परमार। आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। परमार शब्द का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के क्षेत्रों में रहे थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के हासिल के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उन्हें मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष है धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमारों की वंशावली है उत्पल राज से प्रारंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया। किसने बनाया? विमल शाह ने आबू के अंदर 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया था। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष जो आबू के परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। धारावर्ष का काल विधा की उन्नति और अन्य जनों उपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम वयुग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलाद
पुर पालनपुर नामक नगर बसा कर परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। किसने? प्रहलादन ने पार्थ पराक्रम भयों, ये एक नाटक का नाम है। इस नाटक का लिखने वाले प्रहलादन देव थे। नाटक लिखा और उसने अपने नाम का एक नगर भी बसाया जो प्रहलादनपुर था, यहाँ पालनपुर था। नामांकन नगर बसाकर परमारों का साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावास के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वंश से सही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेमिनाथ मंदिर का निर्माण है वो तेजपाल ने करवाया। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। मालवा के अंदर भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर बसाया। वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर बसाया और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला पार्ट कल आएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।